नेपाल के संविधान की प्रमुख विशेषताएं भाग 2। राजतंत्रात्मक एक तरह से परिवेश को छोड़कर, राजतंत्रात्मक आवरण को छोड़कर नेपाल के संविधान ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अंगीकार किया। सितंबर 2015 में अपनाए गए संविधान के अधीन भारत की भांति संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नेपाल का नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, जिसका प्रधानमंत्री है। नेपाल में वर्तमान में प्रचलित संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, जिनको कि हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। पहला है संविधान लिखित, निर्मित और कठोर। भारत और अमेरिका की भांति नेपाल का वर्तमान संविधान लिखित और निर्मित होने के साथ कठोर भी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि संविधान के निर्माण के उद्देश्य से सन 2008 में 601 सदस्यीय प्रथम संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, जो निर्धारित अवधि में संविधान निर्माण नहीं कर सकी। इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई भी गई, लेकिन उसके पश्चात भी इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण नहीं किया। 2000 भंग में से भंग कर दिया गया 12 में। इसके स्थान पर फिर नई संविधान सभा का बनाया गया, जिसने लिखित संविधान के दस्तावेज के पक्ष में 106 सदस्यों में से 507 सदस्यों ने मत दिया। वर्तमान संविधान में कुल 308 अनुच्छेद एवं 34 अध्याय है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेपाल का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित है, जो लिखित है, जिसमें संशोधन हेतु संसद के 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन के अलिखित सरल संविधान से ठीक विपरीत भारत और अमेरिका की भांति यह एक लिखित और निर्मित दस्तावेज है। आगे चलकर नेपाल के संविधान का एक निश्चित समय पर निर्माण होने के पश्चात इस संविधान में समय और आवश्यकताओं के अनुसार संसद के व्यवस्थापन, संविधान के संशोधन, न्यायिक निर्णयों और चंद परंपराओं के निर्धारण के साथ इसके स्वरूप का निर्धारण होने की पूर्ण संभावना है, जैसा कि भारत और अमेरिका में होता रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नेपाल का संविधान लिखित, निर्मित एवं कठोर है। दूसरी विशेषता है इसकी गणतंत्र और जनता का शासन या जनता का संविधान। आज नेपाल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इनमें से कोई भी पदाधिकारी वंशानुगत नहीं होने से इसे गणतंत्रात्मक कहा जाता है। नेपाल के संविधान का स्रोत सार्वजनिक इच्छा होने के कारण इसे जनता का संविधान कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में घोषित किया गया है कि हम नेपाल के संप्रभु नागरिक इस शासन विधान की रचना, स्थापना और स्वीकार करते हैं। जब नेपाल के संविधान को जनता का संविधान कहते हैं, तो इसका आशय निम्न 3 बातों से माना जाता है। पहला, संविधान के अंतर्गत शासन को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है, अर्थात वह अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा, संविधान में प्रभुता,
संपूर्ण देश की जनता में निहित है। और तीसरा, संप्रभु होने के कारण जनता को शांतिपूर्ण या अन्य तरीकों से कुछ भी करने का अधिकार है। यदि कोई सरकार अधिनायक का आचरण करती है तथा संविधान का उल्लंघन करती है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। इस प्रकार जहाँ तक तीसरी बात का प्रश्न है, आज बल इसी विचार पर है कि जनता वैधानिक और शांति मार्ग अपनाते हुए निर्वाचन के समय सरकार बदल सकती है। नेपाल के संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता संविधान की प्रस्तावना है। नेपाल के संविधान का प्रारंभ ही प्रस्तावना से होता है, जिसमें संविधान के स्वरूप का पूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसमें नेपाल की जनता की संप्रभुता को दर्शाया गया है। इसे संवैधानिक व्यवस्था का दर्पण भी कहा जाता है। समस्त प्रकार के भेदभाव, छुआछूत को त्यागते हुए अनेकता में एकता के सिद्धांत को अंगीकार किया गया है। देश की बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, क्षेत्रीय विविध प्रकृति का सम्मान और स्वीकार करते हैं। आर्थिक उन्नति, समानता का प्रयत्न होगा। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, वयस्क मताधिकार, सामूहिक निर्वाचन, प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता, योग्य और तटस्थ न्यायपालिका होगी। विधि का शासन होगा। एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेंगे। संघात्मक, प्रजातंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अंगीकार करने का उद्घोष किया गया है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में उन सब बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है जिन पर नेपाल की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना निर्भर करती है। चौथी विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, अर्थात ब्रिटेन और भारत की भांति नेपाल में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन के अनुरूप नेपाल में कार्यपालिका की द्वैधता विद्यमान है। नेपाल का राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का वैधानिक प्रधान है, जबकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां उन मंत्रियों के हाथों में है जो संसद के सदस्य होते हैं। उसके विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है। नेपाल में केंद्रीय स्तर पर 2 और राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन है। वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संसद के बहुमत दल में से की जाती है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रीगण संसद सदस्य होने के नाते विधियों का निर्माण करते हैं और उन्हें व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करके स्वीकृति पश्चात क्रियान्वित करते हैं। सभी मंत्री एक ओर तो कार्यपालिका प्रधान है तो दूसरी ओर वे संसद सदस्य हैं। इस नाते वे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संतुलन स्थापित करते हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थापिका के पास अनेक तरीके उपलब्ध हैं, जैसे संसदीय प्रश्न, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि। मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर्यंत पदासीन रहता है। संसद के विश्वास खो देने पर या तो विरोधी दल वैकल्पिक सरकार बनाता है या संसद के निम्न सदन को भंग कर नए निर्वाचन करवाए जाते हैं
और फिर बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एकता के मूल तत्व सदा बने रहते हैं। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, व्यवस्थापिका में अनिश्चितता तथा संघीय शासन प्रणाली की तीसरी विशेषता है। यही विशेषता आज नेपाल, ब्रिटेन और भारत में विद्यमान है। कार्यकाल इस कारण से अनिश्चित है क्योंकि संसद का विश्वास खोने पर कार्यपालिका अपदस्थ हो जाती है। इसी के साथ नेपाल में शासन का संघीय स्वरूप अपनाया गया है, अर्थात बहुत ही लंबे काल तक नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था रही, जिसे नवीन संविधान ने त्याग कर शासन के संघीय स्वरूप को अंगीकार कर लिया। संघीय व्यवस्था की समस्त विशेषताएं आज नेपाल में मौजूद है। वहाँ शासन का दोहरा स्तर पाया जाता है, जैसे एक संघीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। इस तरह से वहाँ दोहरी सरकार पाई जाती है। देश को 7 राज्यों में विभक्त किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र या संघीय सरकार को सौंपे गए हैं और स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को सौंपे गए हैं। संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता लिखित संविधान होती है। नेपाल में एक लिखित संविधान बनाया गया है ताकि केंद्र व राज्यों में कोई मतभेद नहीं हो और केंद्र और राज्य अपने अपने विषय में संप्रभु रहें। स्वतंत्र, तटस्थ, निष्पक्ष न्यायपालिका संघीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता होती है। तो नेपाल में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और संविधान के प्रावधानों पर मतभेद होने पर यह न्यायपालिका या यह सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सके। 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र व राज्यों के मध्य मतभेद होने पर सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता का कार्य करता है। केंद्रीय संसद में सभी राज्यों को, चाहे वह छोटा है या बड़ा, समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। संविधान संशोधन में राज्यों को भूमिका प्रदान की गई है। संघात्मक व्यवस्था की एक गौण विशेषता नेपाल ने भारत की तरह अंगीकार नहीं की है, जैसे वहाँ नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करके केवल इकहरी नागरिकता ही दे रखी है। भाग 2 में इन विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे यही विराम दिया जाता है। नेपाल के संविधान की अन्य विशेषताओं का विवेचन या चर्चा भाग 3 में करेंगे।